नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। चैनल का नाम है मेरी किताबें। पुस्तक जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेड़ा। प्रस्तुत है पुस्तक का अगला भाग। जीत एक घटना है, विजेता होना एक भाव। 3 लोग एक मैराथन रेस में अन्य सैकड़ों लोगों के साथ दौड़े। मेडल किसी चौथे ने जीता। क्या इसका मतलब यह हुआ कि वे तीनों लोग हार गए थे? हरगिज नहीं। उन तीनों ने अलग अलग वजहों से रेस में भाग लिया था। पहले ने अपनी क्षमता आजमाने के लिए रेस में भाग लिया था और उसने आशा से अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरा अपने पिछले प्रदर्शन को बेहतर बनाना चाहता था और उसने वैसा ही किया। तीसरे ने कभी मैराथन में भाग नहीं लिया था। उसका उद्देश्य था रेस में भाग लेना और उसे पूरा करना, और उसने किया भी। इससे हमें क्या पता चलता है? वे तीनों अलग अलग उद्देश्य लेकर दौड़े और तीनों विजेता रहे, चाहे उनमें से किसी ने भी मेडल न जीता हो। जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा है, किसी सम्मान के योग्य होते हुए भी उसे न पाना अयोग्य होकर उसे पाने से बेहतर है। सही सम्मान सम्मानित होने की योग्यता में है, न कि सम्मान पाने में। अगर जीतना ही एकमात्र उद्देश्य हो तो इंसान अपने मन की उस अंदरूनी खुशी से महरूम हो जाता है जो किसी अच्छे काम को करने की वजह से पैदा होती है। जीतने से ज़्यादा जरूरी इज्जत और सम्मान के साथ जीतना और उस जीत के काबिल होना है। बेईमानी की जीत से सम्मान के साथ हार अच्छी है। सम्मान पूर्वक हारना दिखाता है तैयारी में कमी, लेकिन बेईमानी की जीत दिखाती है चरित्र की कमी। जब किसी इंसान को यह पता हो कि कोई नहीं जान पाएगा कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया, तब वह क्या करता है। इसी बात से उसके चरित्र की असली पहचान होती है। कोई भी जीत इस योग्य नहीं है कि उसके लिए जमीर से समझौता करके छटपट कामयाबी दिलाने वाले गलत रास्तों को अपनाया जाए। ट्रॉफी तो आप भले ही जीत लें, लेकिन यह जानते हुए कि वह सच्चाई से नहीं जीती गई है, उससे आपके मन को खुशी कभी नहीं मिलेगी। एक ट्रॉफी जीतने से ज़्यादा अहम बात है एक अच्छा इंसान होना। विजेता हर दिन यह सोचकर जीते और काम करते हैं कि यह उनके जीवन का आखिरी दिन है, क्योंकि इनमें से कोई एक दिन हमारा आखिरी दिन होगा और हम नहीं जानते वह दिन कौन सा होगा। जब वे इस दुनिया से जाते हैं तो एक विजेता की तरह जाते हैं। कई बार जीत से ज़्यादा हार में विजय होती है। माइकल डी मांटेग्नो। विजेता उदार होते हैं। याद रखिए, विजेता उदार होते हैं। वे कभी अपने बारे में डींग नहीं हाँकते। वे अपने साथी और विपक्षी खिलाड़ियों दोनों को पूरा सम्मान देते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। सफल होना तो बहुत लोग जानते हैं, पर सफलता को संभालना कम ही लोग जानते हैं। सफलता का ब्लूप्रिंट। हम दुनिया भर में कई संगठनों और आम लोगों के लिए एक 3 दिन की सेमिनार आयोजित करते हैं जिसका नाम है ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस। दुनिया के बहुत से संगठनों के लिए ये सेमिनार खास तौर पर उनमें काम करने वालों के लिए आयोजित की जाती है और आम लोगों के लिए खुले तौर पर आयोजित की जाती है। यह इस सिद्धांत पर आधारित होती है, जीतने वाले अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। यह सिद्धांत इस सोच के जवाब में आया, जीत ही सब कुछ है। इस बाद वाली फिलॉसफी मानने वाले की निष्ठा पर मुझे शक होता है। यह किलर इंस्टिंक्ट का गलत मतलब देती है। अगर आप किसी राह चलते इंसान से पूछें किलर इंस्टिंक्ट का क्या मतलब है, तो ज़्यादातर लोग यही जवाब देंगे, जैसे भी हो आपको जीतना है, रास्ते चाहे टेढ़ा हो या सीधा। यह किलर इंस्टिंक्ट नहीं बल्कि पूरी बेईमानी है। एक अच्छे खिलाड़ी के लिए किलर इंस्टिंक्ट का मतलब है, नंबर 1, आप 100% नहीं बल्कि 200% मेहनत और कोशिश करें। नंबर 2, आप हमेशा प्रयत्नशील रहें। 1958 के एक सर्वे में हाई स्कूल के प्रिंसिपलों से यह सवाल पूछा गया कि आपके छात्रों की खास समस्याएं क्या हैं। उनका जवाब था होमवर्क ना करना, संपत्ति का महत्व ना समझना, जैसे कि किताबों को फेंक देना, बत्तियां जली और खिड़की दरवाजे खुले छोड़ देना, क्लास में मुंह से थूक के बुलबुले निकालना, कमरों में भाग दौड़ करना। जीत के लिए विपक्षी की गलती का फायदा उठाएं। विपक्षी की गलती का फायदा ना उठाना मूर्खता है, लेकिन जीत के लिए खेल के नियमों को तोड़ना, उल्लंघन करना किलर इंस्टिंक्ट नहीं, सरासर बेईमानी है। गलत ढंग से हासिल की गई जीत थोड़े समय की सफलता तो दे सकती है, मगर मन की संतुष्टि नहीं। सच्चाई यह है कि जिंदगी प्रतियोगिता है और हम सभी को इसमें भाग लेना है।
वास्तव में प्रतियोगिता भाग लेने वालों को और बेहतर बनाती है, इसमें कोई शक नहीं कि उद्देश्य तो जीतना होता है, मगर यह जीत ईमानदारी, उदारता, स्पष्टता और खेल के नियमों के अनुसार हासिल की जानी चाहिए। विजेता कदमों के निशान छोड़ जाते हैं, महान लोग अपनी पहचान पीछे छोड़ जाते हैं। विजेता इस बात को महसूस करते हैं कि कोई अकेला ही कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। हालांकि चैंपियनों को मेडल मिलते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उनकी सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, जिनके बिना यह सब कुछ संभव नहीं हो पाता। इनमें शामिल होते हैं शिक्षक, माँ बाप, कोच, प्रशंसक और उनके सलाहकार। जिन लोगों ने कामयाबी हासिल करने में हमारी मदद की है, हम उनका कर्ज पूरी तरह कभी नहीं चुका सकते। उनके प्रति थोड़ा सा आभार केवल आने वाली पीढ़ी की मदद करके जताया जा सकता है। विजेता के पास अपना आभार जताने का एक ही रास्ता है कि वह आने वाली पीढ़ियों का सही मार्गदर्शन करे। यह कविता इस बात को साफ जाहिर कर देती है। रास्ता बनाने वाला एक बुजुर्ग जो एक सुनसान सड़क पर जा रहा था, शाम होते होते ठंडा और ठिठुरता पहुंचा। एक लंबे, गहरे और चौड़े दर्रे के करीब, जिसके अंदर तेज पानी बह रहा था। बुजुर्ग ने शाम के धुंधलके में उसे पार किया। पानी की धारा से उसे कोई डर नहीं लगा, मगर वह पीछे मुड़ा। सुरक्षित पार कर जाने के बाद और उन लहरों के आर पार एक पुल बनाया। ओ बुजुर्ग, एक साथी यात्री ने उसे पुकारा, तुम इसे बनाने में बेकार मेहनत कर रहे हो। तुम्हारी यात्रा दिन के ढलते ही खत्म हो जाएगी और फिर तुम कभी इस रास्ते से नहीं गुजरोगे। तुमने इस चौड़े और गहरे दर्रे को पार कर लिया है, तुम इस धारा पर पुल क्यों बना रहे हो? उस बुजुर्ग ने अपने सिर को उठाकर कहा, प्यारे दोस्त, जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस राह में मेरे पीछे आ रहा है एक नौजवान जिसे यहीं से गुजरना है। यह दर्रा जो मेरे लिए मुश्किल रहा है, उस सजीले नौजवान के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। उसे भी सांझ के धुंधलके में पार करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, मैं ये पुल उस नौजवान के लिए बना रहा हूँ। बिल एलेन ड्रमबुले। सुकरात ने प्लेटो को शिक्षा दी, प्लेटो ने अरस्तु को पढ़ाया, अरस्तु सिकंदर महान के शिक्षक बने। ज्ञान अगर एक से दूसरे को ना हासिल हुआ होता तो वह मर चुका होता। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक ऐसी विरासत देना है जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सकें। बदलते जीवन मूल्य। आज के सिद्धांत, बदलाव निश्चित है, हम इसे पसंद करें या ना करें वह होगा ही। हम इस मैं वाली और पीढ़ी और हालात के अनुसार बदलते मूल्यों की सोच को बहुत देख चुके हैं। इसकी वजह से मजबूत समाजों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। मैं वाली पीढ़ी के लोग पकड़ में आ चुके हैं, पर उन्हें उनकी गलती का नहीं बल्कि पकड़े जाने का दुख है। उसी सवाल को 30 साल एक पीढ़ी के बाद 1988 में पूछा गया। जवाब आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल अलग थे। आज के हाई स्कूल के छात्रों की मुख्य समस्याएं हैं। नंबर 1, गर्भपात, एड्स, बलात्कार, नशीली दवाएं, स्कूल में हिंसा की वजह से मौत और हत्या का डर, बंदूकों और चाकुओं का आतंक। पुराने मूल्य मिट नहीं सकते। कोई भी देश साझा विश्वासों और उसके नजरिए की वजह से संगठित रहता है। इन्हीं की वजह से उस देश के लोगों को किसी भी समाज को परेशान करने वाले संघर्षों से उबरने की शक्ति मिलती है और इन्हीं की वजह से किसी देश को उसका स्वर, आकार, निष्ठा, नैतिक स्वरूप और सहन शक्ति प्राप्त होती है। जॉन गार्डनर। कुछ लोग जिम्मेदारी, निष्ठा, वचनबद्धता और देशभक्ति जैसे नैतिक मूल्यों को पुराना समझते हैं। ये नैतिक मूल्य पुराने हो सकते हैं, मगर इनका महत्व तो कभी खत्म नहीं हो सकता। यह समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और हमेशा कायम रखेंगे। चाहे न्यूयॉर्क हो, नई दिल्ली हो, न्यूजीलैंड हो, इन मूल्यों का अर्थ सब जगह एक सा ही है। ये सर्वव्यापी हैं। मुझे इतिहास के किसी ऐसे दौर या संस्कृति के बारे में नहीं पता जिसने इन मूल्यों को सम्मान न दिया हो। आज नैतिक मूल्य काफ़ी नीचे गिर चुके हैं। किसी समाज में अनैतिकता और नाइंसाफ़ी से निराशा जन्म लेती है। अनैतिक आनंद की तलाश में रहने वाले लालची और अविवेकी लोगों पर दृढ़ नैतिक चरित्र वाले लोगों द्वारा अंकुश लगाया जाना जरूरी है। बदलाव के इस दौर में हम अपने रास्ते से भटक गए हैं। जिस समाज ने हमें नैतिक मूल्यों को खो दिया है वह विनाश की ओर बढ़ रहा है। इतिहास गवाह है, जिस समाज के नैतिक मूल्य गिरे वह समाज भी गिर गया। लगभग 50-60 साल पहले अमेरिका जबरदस्त मंदी के दौर से गुजर रहा था। उसकी 1/3 दौलत कुछ ही महीनों में बर्बाद हो चुकी थी।
उत्पादन में 77% की गिरावट आ गई थी। 1/4 मजदूर बेकार हो गए थे। कई शहरों में स्कूल चलाना भी मुश्किल हो गया था। न्यूयॉर्क के 20% स्कूली छात्र पोषण की कमी के शिकार हो चुके थे। एक समय तो 3 करोड़ 40 लाख आदमी, औरत और बच्चे बगैर किसी आमदनी के थे। धड़ाधड़ बंद होते होटलों, सूप किचन, बैंकों और भुखमरी से के उस मुश्किल दौर के बीच भी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अपने राष्ट्र के लोगों से रेडियो पर कहा, ईश्वर का शुक्र है कि हमारी मुश्किलें सिर्फ भौतिक और सांसारिक चीज़ों को लेकर हैं। अच्छाई क्या है? अगर हम एक सर्वे करें और लोगों से पूछें क्या आप अच्छे हैं, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ। उनसे पूछें कौन सी चीज़ उन्हें अच्छी बनाती है, तो जवाब होगा मैं धोखा नहीं देता इसलिए मैं अच्छा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता इसलिए मैं अच्छा हूँ, मैं चोरी नहीं करता इसलिए मैं अच्छा हूँ। अगर आप ऊपर दिए जवाबों को जांचें और परखें तो पाएंगे कि उनमें ज़्यादा दम नहीं है। उस आदमी के बारे में सोचें जो कहता है मैं धोखा नहीं देता। इसका सिर्फ यही मतलब है कि वो धोखेबाज नहीं है। और वे लोग जो कहते हैं हम झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, इसका मतलब सिर्फ यही है कि वे झूठे और चोर नहीं हैं, मगर इतनी सी बात से वे अच्छे नहीं बन जाते। एक इंसान अच्छा तब बनता है जब वह वास्तव में अच्छे काम करता है, ना कि तब जब वह गलत काम नहीं करता। नैतिक मूल्यों वाला व्यक्ति वही होगा जिसमें निष्पक्षता, दया, साहस, निष्ठा, दूसरों के भाव समझने की क्षमता, विनम्रता, तहजीब और वफादारी जैसे गुण होंगे। इन खूबियों वाले इंसान अच्छे क्यों माने जाते हैं? इसलिए कि ऐसे लोग ही भरोसेमंद होते हैं, न्याय के लिए खड़े होते हैं, ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, अपनी और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाते हैं। अच्छाई को हर रूप में पहचानने के लिए खास पैमानों और मानदंडों की ज़रूरत पड़ती है। ये मानदंड नैतिक, कानूनी या दोनों ही तरह के हो सकते हैं। नैतिक मानदंड गलत और सही और इन दोनों के बीच के धुंधले भरे क्षेत्र के बारे में हमारी समझ को साफ करते हैं। वे बताते हैं कि क्या सही है और क्या ज़्यादा सही है, क्या बुरा है और क्या ज़्यादा बुरा है। हमारी नैतिकता का स्तर कितना ऊंचा है? अगर हालात ऐसे हों तो आप क्या करेंगे? नंबर 1, आपको मालूम है कि आपके घर और रेलवे स्टेशन के बीच का किराया 64 रुपये है। आप पहले भी इतना ही दे चुके हैं और आप जानते हैं कि यही सही किराया है, मगर इस बार टैक्सी ड्राइवर केवल 32 रुपये मांग रहा है, तब आप क्या करेंगे? नंबर 2, आप किसी होटल में खाना खा रहे हैं और आपने 4 चीज़ें मंगवाई। बेरा चारों चीज़ें ले आया, मगर गलती से उसने 3 ही चीज़ों का बिल बनाया। आप क्या करेंगे? नंबर 3, आपका सबसे अच्छा दोस्त आखिरी सांसें ले रहा है और आप जीवन बीमा के एजेंट हैं। वह 1 लाख रुपए का बीमा कराना चाहता है, किसी को पता नहीं है और ना ही किसी को मालूम होगा कि आपका दोस्त मरने वाला है। क्या आप उसे पॉलिसी बेचेंगे? नैतिकता को कानून शक्ल नहीं दी जा सकती। ऊपर बताए गए हालात में आप अपने बच्चों को क्या सलाह देंगे? और जो सलाह देंगे, क्या आप अपने जीवन में खुद भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं? हमें नैतिकता की शिक्षा जन्म के साथ ही मिलने लगती है और वह जीवन भर साथ देती है। क्या हम अपना नैतिक व्यवहार बदल सकते हैं? हाँ, हमें नैतिक प्रशिक्षण की जरूरत है। नैतिकता को कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं? लालच, डर, दबाव। किसी अनैतिक काम को यह कहकर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि उसे दबाव में किया गया है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि निष्पक्ष व्यवहार का मतलब समानता का व्यवहार नहीं होता। व्यापार में नैतिकता और अनैतिकता का असर हर व्यवसाय में झलकता है। लालची डॉक्टर बिना जरूरत के जांच और सर्जरी करते हैं। वकील सच को तोड़ते मरोड़ते हैं। माँ बाप और बच्चे दोनों सफ़ेद झूठ बोलते हैं। अकाउंटेंट और सेक्रेटरी अक्सर गलत रिपोर्ट बनाते हैं। जब हम अपने आसपास के लोगों को धोखा देते हैं तो सबसे बढ़कर हम खुद को धोखा देते हैं। दरअसल उस समय हम खुद धोखा खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम जब दूसरों को धोखा देते हैं तो सोचने लगते हैं कि दूसरे भी हमें धोखा देंगे। नतीजे के तौर पर हमारा नज़रिया सुबह से भरा और निराशावादी हो जाता है। समृद्धि और खुशहाली जिम्मेदारियां लाती हैं। हम नैतिक और सामाजिक मूल्यों को नष्ट करके उद्योग धंधों और देश के बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं कर सकते। नैतिक नियमों को न मानने के नतीजे भी वैसे ही होते हैं जैसे कि कानूनी नियमों को न मानने के होते हैं। कुछ लोग कभी भी नैतिकता का पालन करने वाले नहीं बनेंगे। वे सोचते हैं कि उन्होंने आसान रास्ता चुना है, मगर सच तो यह है कि उन्होंने जो रास्ता चुना है वो कठिनाई भरा है। ग्राहकों को उचित सेवा न देकर क्या आप खुद का सामना कर पाएंगे? क्या अपने बच्चों के सामने इस बात की डींग हाँक कर आपको गर्व होगा
क्या आप अच्छा महसूस कर पाएंगे? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपका व्यवहार अनैतिक है। स्वाभिमान और हास्यप्रियता आपको सही रास्ते पर बनाए रख सकते हैं। निष्कर्ष, लोग श्रेष्ठता का स्तर क्यों नहीं हासिल कर पाते? इसका सबसे बड़ा कारण दूर अंदेश की कमी है। हमें अपनी नज़र मुमकिन कामों से भी आगे ले जानी चाहिए। आज हम जो कुछ भी देखते हैं, वास्तविकता बनने से पहले वह एक सपना ही था। जिंदगी को उत्साह, सही दिशा और सही उद्देश्य के साथ जिएं। क्या आपका कोई सपना है? अगर है तो क्या है? क्या आपकी जिंदगी का हर दिन आपको अपने उद्देश्य के नज़दीक ले जा रहा है? नाकामयाब लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, वे आपको सफलता पाने के बारे में गलत सलाह देंगे। सलाह लेनी ही है तो कामयाब लोगों से लीजिए। जहां दूर अंदेशी 1 साल के लिए हो तो फूल लगाइए, जहां दूर अंदेशी 10 साल के लिए हो तो पेड़ लगाइए, जहां दूर अंदेशी अनंत काल के लिए हो तो लोगों का विकास कीजिए। एक प्राचीन कहावत याद रखिए, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। शिव खेड़ा। इसी के साथ ये पुस्तक समाप्त होती है। मिलती हूँ अगली ऑडियो में किसी नई पुस्तक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।